हेलो विद्यार्थियों, विषय नामा के मूल तत्व, चैप्टर फर्स्ट, हिसाबी पद्धति और उसके परिभाषित शब्द। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हिसाबी पद्धति के परिभाषित शब्द पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है धंधाकीय व्यवहार, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। धंधाकीय व्यवहार अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में धंधा के लिए वस्तु या सेवा का रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय। धंधाकीय व्यवहार अर्थात धंधा का कार्य। धंधाकीय व्यवहार हमेशा आर्थिक व्यवहार होता है। आर्थिक व्यवहार अर्थात जिसका द्रव्य में मापन हो सके, यानी कि जिसका पैसे में लेन देन हो सके, उसे हम धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि 5,000 का माल रजनी ने रोकड़ से खरीदा, तो उसमें रोकड़ शब्द आया और कैश का लेन देन हुआ। एक तरफ सामान गया और एक तरफ उसने पैसे दिए, तो हम उसे रोकड़ व्यवहार कहते हैं। बनाव व घटना यानी इवेंट। बनाव को घटना के स्वरूप में पहचाना जाता है। घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति अथवा परिणाम। व्यवहार अपने विशिष्ट लक्षणों होते हैं, उनके अलग अलग तरीके से उद्भव होते हैं। तीसरा है पूंजी। धंधा में मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग किया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। कि जो मालिक पैसे लेके आता है उसे हम पूंजी कहते हैं। फिर आहरण। आहरण यानी कि कोई भी पैसे निकाले नहीं, हाँ, मालिक के द्वारा धंधा में पूंजी निकाली जाए उसे हम आहरण कहते हैं। इसे हम पूंजी के निर्माण के लिए धंधा के मालिक अपनी निजी संपत्ति को देता है। मालिक द्वारा दी गई निजी संपत्ति धंधा की संपत्ति कही जाती है। जब मालिक अपने द्वारा संपत्ति अर्थात जो रोकड़ अथवा या माल की निजी हेतु के लिए उपयोग के लिए किया जाए, तब उसे आहरण के रूप में जानते हैं। यानी कि आहरण मालिक अपने खुद के व्यक्तिगत इसके लिए उस चीज़ का उपयोग करे, यानी कि मालिक धंधा को पूंजी देता है, धंधा का आहरण देता है, दोनों। नेक्स्ट है दायित्व। धंधा द्वारा उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने वाले रकम को दायित्व कहते हैं। छठा है आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व यानी कि व्यवसाय के अंदर होने वाले दायित्व, और बाहर यानी कि व्यवसाय के बाहर होने वाले दायित्व। आंतरिक दायित्व जो होते हैं वो मालिक के प्रति दायित्व होते हैं, और जबकि बाहर के दायित्व होते हैं वो कोई तीसरे पक्षकार के लिए दायित्व होता है। हिसाबी संबंध में धंधा के मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। धंधा के मालिक द्वारा जब पूंजी दान दी जाती है तब धंधा का आंतरिक दायित्व है। यह धंधा का मालिक के प्रति दायित्व रहता है। जबकि धंधा के द्वारा तीसरे पक्षकार के पास उधार माल खरीदा या संपत्ति या सेवा संबंधी चुकाया जा रहा है रकम, या उधार ली जा रही है रकम वापस करने योग्य, उसे हम बाह्य दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक और बाह्य दायित्व बताए गए अनुसार धंधा के अंदर व्यक्ति से संबंधित आधार निश्चित होते हैं। जो दायित्व धंधा को 1 वर्ष में चुकाना हो उसे चालू दायित्व कहते हैं। जो दायित्व 1 वर्ष के अंदर चुकाना उसे चालू दायित्व कहते हैं, यानी कि अल्पकाल का दायित्व। गैर चालू दायित्व धंधा को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाना होता है। गैर चालू दायित्व 1 वर्ष से बाद चुकाना होता है। इसके लिए गैर चालू दायित्व के रूप में
जाना जाता है। और ये गैर चालू दायित्व को हम दीर्घकालीन का दायित्व कहते हैं। ठीक है, चालू दायित्व है वो 1 वर्ष से कम समय की अवधि के लिए होता है, जिसे हम अल्पकालीन दायित्व कहते हैं। और गैर चालू दायित्व दीर्घकालीन दायित्व है जो 1 वर्ष से अधिक समय में चुकाने का दायित्व रखता है उसे। अब 8वां संपत्ति। धंधा की इकाई में 2 मुख्य रूप से पहलू हैं, दायित्व और संपत्तियां। दायित्व संबंधी जानकारी आगे हमने लिया है। अब आते हैं संपत्ति। संपत्ति ऐसा है, कोई भी दृश्य हो या अदृश्य। संपत्ति को 2 उसमें बांटी गई है, दृश्य अदृश्य। धंधा की हो, उसका आर्थिक मूल्य हो। अन्य शब्दों में कहें कि आर्थिक साधन को जो मालिक ने धारण किया है उसे भविष्य के लिए धंधा में लाभ देना हो अपेक्षित। उसको वर्गीकरण कैसे करेंगे? गैर चालू या स्थिर संपत्तियां, चल संपत्तियां, अवास्तविक संपत्तियां, इस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। बिन चालू दायित्व, बिन चालू और स्थिर संपत्तियां। बिन चालू संपत्तियों की पहचान समय के आधार पर निश्चित की जाती है। बिन चालू दायित्वों की तरह ही बिन चालू संपत्तियां भी 1 वर्ष से कम समय अवधि के लिए होती है। दीर्घकालीन की लंबे समय के रूप में पहचानी जाती हैं। स्थिर संपत्तियां जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, फ्रेंचाइजी आदि का होता है। इसमें भी 2 विभाग बांट दिए जाते हैं बिन चालू संपत्ति में, दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। अब दृश्य संपत्तियां जो भौतिक रूप से अस्तित्व रखती हैं, दृश्य संपत्तियां जो देखी जा सके, स्पर्श करी जा सकें, जैसे है जमीन है, मकान है, प्लांट है, यंत्र है, फर्नीचर है, उसे हम दृश्य संपत्ति कहते हैं। जबकि अदृश्य संपत्ति स्वयं में जो दिखाई न दे, स्पष्ट है कि भाई जो दिखाई न दे वो अदृश्य संपत्ति है। जिनको भौतिक रूप से नहीं हो, देखा ना जा सके, स्पर्श ना किया जा सके, उसे हम अदृश्य संपत्ति कहते हैं। जैसे है ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ख्याति है, ये सारी अदृश्य है। जबकि चालू संपत्तियां जिन समय का एक कम हो, यानी कि जिनका समय काल 1 वर्ष से कम हो, इन सभी संपत्तियों को हम कहते हैं। जैसे रोज बरोज के व्यवहार है, उन सभी संपत्तियों का उपयोग होता है। जैसे रोकड़ शेष है, बैंक शेष है, देनदार है, लेनी हुंडी है, कच्चा माल का स्टॉक है, तैयार माल का स्टॉक है, ये सभी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें चालू संपत्ति कहते हैं। अब इसमें भी प्रवाही संपत्तियां, चालू संपत्तियों के रूप में प्रवाही संपत्तियां भी पहचानी जाती हैं। स्टॉक के अलावा चालू संपत्तियां प्रवाही संपत्तियां कहते हैं। उदाहरण के लिए देनदार है, लेनी हुंडी है आदि का शीघ्रता से रोकड़ में रूपांतरण हो जाता है। वास्तविक संपत्तियां अर्थात वास्तव में उनका मूल्य हो, रोकड़ में रूपांतरण किया जा सके। दृश्यों के अदृश्यों के चालू संपत्तियां सभी का समावेश होता है, लेकिन बेचने से कम उपार्जन होना चाहिए, यानी कैश का होना चाहिए। वास्तविक संपत्तियां उसे कहते हैं, यानी कि वास्तविक संपत्तियों का विक्रय करके रोकड़ प्राप्त कर सके। अवास्तविक संपत्तियां जिनका भौतिक स्वरूप नहीं रखती हैं, अवास्तविक रूप में उनका मूल्य शून्य होता है, इस प्रकार रोकड़ के रूपांतर नहीं हो सकता। ये एक बिन पुनरावर्तित खर्च है। यह खर्च लाभ से एक अधिक वर्ष तक मिलेगा। ये खर्च का लाभ 1 से अधिक वर्ष तक मिलेगा। इस रकम का अमुक वर्षों में अपलिखित करना पड़ता है। इस संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आपके अंश है, ऋण पत्र प्रकाशन का खर्च है, अंश का ऋण पत्र है, प्राथमिक खर्च है, वो सभी अवास्तविक में आते हैं। महसूली खर्च, राजस्व खर्च। अब आते हैं आवक और प्राप्ति। धंधा द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप जब रकम मिलती है जो आवक या प्राप्ति कहलाते हैं। धंधा के व्यवहारों से जो मिलती है उनको अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। आधार पर व्यवहारों के प्रति वर्गीकरण होता है।
नियमित आवक के दौरान मिलती है या आवक मिली है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। पूंजीगत आवक है कि राजस्व आवक है। पूंजीगत आवक के अंदर आवक नियमित रूप से नहीं मिलती है। आवक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है। ऋण पत्र प्रकाशित प्राप्त किए जाते हैं। संपत्ति का विक्रय बार बार नहीं होता है, ऋण पत्र प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। ऐसे आवक बार बार खड़ी नहीं होती, अर्थात प्राप्त नहीं होती है, उसे हम आवक का पूंजीगत आवक गिनी जाती है। जबकि राजस्व आवक के अंदर आवकों का प्रभाव वर्ष के दौरान रहता है। आवक के आधार पर उस वर्ष में कमाया लाभ अथवा नुकसान जाना जा सकता है। आवक की बिक्री, कमीशन की आवक, बट्टे की आवक, भाड़े की आवक आदि का समावेश होता है। यानी कि बारंबार आवक खड़ी की जा सकती है। महसूली आवक को राजस्व उपज भी कहा जाता है। भुगतान धंधा द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणामों की रकम जानी जा सकती है। यानी कि इनको हम दो अलग अलग खर्च में बांटा जाता है। जैसे है खर्च का पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। पूंजी खर्च नियमित रूप से होते, सामान्य रूप से संपत्ति खरीदना हो उसे हम पूंजीगत खर्च कहते हैं। जैसे यंत्र की खरीदी हो, बारंबार नहीं खरीदी जाती है, लेकिन उसके लिए ऋण के वापस पूंजी की आवक कहा जाता है। राजस्व खर्च इस प्रकार के खर्चों का प्रभाव सतत चलता रहता है। इन खर्चों का आधार लाभ हानि की गणना है। खर्चों में वेतन है, मजदूरी है, टेलीफोन खर्च है, विज्ञापन खर्च आदि का समावेश होता है। महसूली खर्च, प्रसारित महसूली खर्च, इस प्रकार का खर्च अवास्तविक संपत्ति के रूप में जाना जाता है। जिन खर्च का रकम उसी लाभ हिसाबी वर्ष में मिलने वाला उसे हम खर्च कहते हैं। एक ही वर्ष का, यानी कि हिसाबी वर्ष 12 मास का होता है, तो उसी वर्ष का महसूली खर्च होता है। नेक्स्ट है उपज। उपज माल या सेवा का ग्राहक को क्रमशः विक्रय किया जाए अथवा दी जाए तथा धंधा को उपज हुई गिनी जाती है। यानी कि माल या सेवा ग्राहक को क्रमशः क्रय किया जाए या दी जाए तो उसे धंधा की उपज कही जाती है। नफ़ा वर्ष दौरान की नियमित आवक महसूली आवक के रूप में जानी जाती है। उनमें से आवक घटने पर घटी रकम को हम नफ़ा कहते हैं। नियमित जावक घटने पर, आवक से हमारा आवक नहीं घटनी चाहिए, जावक घटेगी, जितना पैसा कम खर्च होगा हमारा मुनाफा उतना होगा। लाभ की अब आता है हानि। नफ़ा से हानि की गणना विरुद्ध होती है। वर्ष दौरान नियमित जावक खर्च में से आवक खर्च को घटाने पर अंतर को हम नुकसान कहते हैं। अंतर को हम नुकसान कहते हैं या हानि कहते हैं। लाभ लाभ और नफ़ा एक ही शब्द है, दोनों के समानार्थी हम कह सकते हैं। खरीदी धंधा में बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है। सभी खरीदी धंधा के रूप में नहीं पहचानी जाती, पर धंधा का खर्च माना जाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो वह माल खरीदी के रूप में हिसाबी पद्धति में खरीदी कहते हैं। बिक्री व्यापार में व्यापारी धंधा के में से विविध प्रकार के आवक मिलती है। यह सभी आवक बिक्री के रूप में ध्यान में नहीं ली जाती। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो उस माल का विक्रय करे उसे हम हिसाबी पद्धति में बिक्री कहते हैं। माल का स्टॉक व्यापारी द्वारा करने हेतु जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल स्टॉक का, यानी जो माल खरीद के यूज़ होता जाए उसमें से जो बचे उसे हम स्टॉक कहेंगे। देनदार
व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अर्थात साख पर माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहक को देनदार कहा जाता है। लेनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज है जो दो पक्षकारों के बीच में होता है। हुंडी लिखने वाला और हुंडी स्वीकार करने वाला, जिसमें से हुंडी लिखने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम पाने का अधिकार धारण करता है, अर्थात उसका लेना बनता है। हुंडी लिखने के लिए हुंडी गिनी जाती है, जिसे लिखित दस्तावेज में हुंडी स्वीकार करता है। निर्धारित समय में हुंडी रकम लिखकर चुकाया ऐसी लिखित दस्तावेज स्वीकार की जाती है। लेना या लेनी हुंडी में हुंडी लेखक को पकने की तारीख पर हुंडी में लिखी हुई रकम हुंडी स्वीकार करने वाले को चुकाना पड़ता है और लेनी हुंडी देनदारों में से उत्पन्न होती है। प्राय यानी कि लेना, व्यापारी द्वारा धंधा में व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई रकम भविष्य में प्राप्त करनी बाकी हो, उसे हम लेना के रूप में जानते हैं। लेना यानी कि देनदार, लेनी हुंडी मिलनी बाकी रकम और पेशगी चुकाई खर्च होता है, जबकि लेनदार जिस प्रकार व्यापारी उधार माल का विक्रय करता है उसी प्रकार उधार माल की खरीदी भी करता है, और व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदी किया जाए तो वह व्यक्ति धंधा का लेनदार बन जाता है। वो देनदार था, ये लेनदार बन जाता है, लेनदार बनता है। अब देनी हुंडी भी एक लिखित दस्तावेज है। दो पक्षकार होते हैं, लिखने वाला लेखक और स्वीकारकर्ता, जिससे स्वीकार करने वाला भविष्य में निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम चुकाने की जवाबदारी स्वीकार करता है, अर्थात यानी कि देनी हुंडी का दायित्व बनता है और निश्चित समय पे देनी हुंडी गिनी जाती है। निर्धारित समय पे निर्धारित रकम लिखी हुई लेखक को चुकाया जाता है, यानी लिखित दस्तावेज स्वीकार किया जाता है। और देनी हुंडी स्वीकार करने वाला पकने की तारीख पर हुंडी की रकम हुंडी लिखने वाले को चुका देगा। यह सामान्य रूप से उसके लेनदार उसे कहते हैं। देवा, व्यापार द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति का या व्यक्तियों को कोई रकम भविष्य में चुकानी हो तो उसे देवा के रूप में पहचानते हैं, यानी कि देवा लेनदार, देनी हुंडी, अतिरिक्त खर्च और पेशगी प्राप्त करना, इस तरीके से उनको गिना जाता है। लागत, कोई भी वस्तु तैयार करने के लिए अथवा सेवा प्रदान करने के लिए निजी खर्चों का समावेश किया जाता है, उसे खर्चों का योग्य लागत कहलाती है। माल सामान की लागत, मजदूरी की लागत, अन्य लागत का समावेश होता है। वाउचर यह धंधाकीय व्यवहार का लिखित प्रमाण है। वाउचर के आधार पर व्यवहार के प्रकार निश्चित होते हैं। रोकड़ व्यवहार है, साख का व्यवहार है, खरीदी है, रोकड़ खरीदी है, बिक्री है, बैंक के साथ व्यवहार है, खर्च के व्यवहार है, अन्य तरीके के व्यवहारों का इसमें समावेश होता है। बट्टा शब्द यानी कि हमारा डिस्काउंट खरीदी बिक्री में से उद्भव होता है। खरीदी या बिक्री के समय शर्त के अधीन अमुक रकम घटाई जाती है और शुद्ध रकम चुकाई जाती है। व्यापारी बट्टा, व्यापारी द्वारा विक्रय के रकम समय कुल रकम में से अमुक प्रतिशत रकम घटा दी जाती है, उसे व्यापारी बट्टा कहते हैं। रोकड़ बट्टा, माल बिक्री के रकम जल्दी से प्राप्त हेतु ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिलने योग्य रकम में से जो रकम काट दी जाती है उसे रोकड़ बट्टा कहते हैं। प्राप्त बट्टा और दिया बट्टा, रोकड़ बट्टे के अंदर दो तरीके के आते हैं, प्राप्त बट्टा और दिया बट्टा। प्राप्त बट्टा व्यापारी द्वारा माल खरीदी या व्यापारी को चुकाए पात्र रकम में कम हो, जितनी रकम कम चुकाई जाती है उसे प्राप्त बट्टा कहते हैं।
व्यापारी के पास से या खरीदी के उसमें जो कम रकम चुकाई जाती है उसे प्राप्त बट्टा कहते हैं। जैसे 10,000 का माल खरीदा हो, 15 दिन में चुकाना हो, अब पैसे जल्दी लेने के लिए 2% का डिस्काउंट दिया कि जल्दी पैसे आ जाएं, उसके लिए 2% डिस्काउंट दिया। 10,000 का 2% कितना हुआ? 200 रुपये। तो 200 रुपये घटाए तो उसको चुकाने के कितने रहे? 9,800 रुपये। उसी तरीके से दिया बट्टा भी है। व्यापारी माल बेचता है हो और व्यापारी को प्राप्त रकम कम मिलने वाली हो, उसे हम जितनी रकम कम मिले उसे हम बट्टा कहते हैं। उसी तरीके से कि 15,000 का सामान बेचा हो, 10 दिन में रकम चुकानी हो तो 2% का दिया कि बट्टा हम देते हैं, तो उससे रकम कितनी चुकानी पड़ेगी? 300 रुपये कम हो गए 15,000 में, तो 14,700। नेक्स्ट आती है घिसाई, डेप्रिसिएशन। घिसाई धंधा का खर्च है। प्रति वर्ष संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर से कमी की जाती है। जितनी रकम कम की जाती है उसे हम घिसाई कहते हैं। डूबत ऋण। जब धंधा द्वारा उधार माल का विक्रय किया जाता है, तब जिस उधार माल का विक्रय है उसे देनदार कहते हैं। बिक्री की रकम वसूल करनी हो, धंधा का देनदार संपूर्ण आर्थिक कमजोर स्थिति पे वो ना चुका पाता हो तो उसे हम कुल रकम ना चुका पा रहा हो प्रयत्न करने निर्धारित समय पे, तो उसे हम डूबत ऋण कहते हैं। साहूकार, जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी नियमित रूप से चुकाता हो, उसकी संपत्ति के दायित्व से अधिक हो, व्यक्ति हिसाबी पद्धति की भाषा में साहूकार कहलाया जाता है। दिवालिया, जो व्यक्ति अपनी वित्तीय दायित्व नियमित रूप से चुकाता ना हो, उसे व्यक्ति को हिसाबी भाषा में दिवालिया कहते हैं। जब अदालत द्वारा व्यक्ति को दिवालिया घोषित ना किया जाए तब तक वो दिवालिया नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी अधिनियम के अनुसार उसे दिवालिया घोषित किया जाता है। उधार और जमा। हिसाबी पद्धति में पाया के 2 शब्द हैं। द्विलेखन प्रणाली या द्विनोदीनामा पद्धति के हिसाब से दोहरी असर होती है, उधार और जमा। उधार जमा सही और शुद्ध स्पष्टीकरण हम आगे करेंगे, जहाँ पे व्यवहारों का उधार और जमा किया जाता है। नेक्स्ट है खाता। धंधा के अमुक व्यवहारों और व्यक्तियों से संबंधित एक से अधिक प्रमाण होते हैं। यह प्रमाण उधार असर करने वाले उधार पक्ष में होते हैं और जमा पक्ष वाले जमा में होते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। हिसाबी तैयार करने की पद्धतियाँ। हिसाब तैयार करने की 2 पद्धतियाँ। सामाजिक विज्ञान के तौर पे हम इसे मानते हैं, इसलिए नए संशोधनों में हमेशा शामिल रहती है। हिसाबी पद्धति की 2 पद्धतियाँ, एक देसी नामा पद्धति यानी कि हमारी भारतीय महाजनी प्रणाली जिसे हम कहते हैं। प्राचीन पद्धति द्विलेखा नामा पद्धति यानी कि द्विनोदी नामा पद्धति कही जाती है। देसी नामा पद्धति के अंदर देसी नामा पद्धति हिसाब लिखने के लिए प्राचीन पद्धति है। सामान्य रूप से एकाकी व्यापारी, साझेदारी पेड़ी इस पद्धति का उपयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी उपयोग कम होने लगा है। हिसाब में किन रीति से लिखा जाता है, किस प्रकार हिसाबी प्रणाली रखी जाती है, इस संबंध में जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। हिसाबी पद्धति तैयार करते वक्त देसी नामा पद्धति और द्विलेखा नामा पद्धति में करते हैं। द्विलेखा प्रणाली, जहाँ पे हम द्विलेखा प्रणाली में हिसाब तैयार करने के लिए हम 3 अलग अलग आधारों का उपयोग करते हैं। व्यापारिक आधार, रोकड़ आधार और मिश्र आधार। व्यापारिक आधार में उसी वर्ष के सभी व्यवहारों को लिया जाता है। हिसाबी वर्ष में व्यवहारों का आवक है, जावक, दायित्व, संपत्ति सभी व्यवहारों का उपज खर्च का ध्यान रखा जाता है। चालू वर्ष के जितने नुकसान हुए, लाभ हुआ है,
वो सब का ध्यान रखा जाता है। रोकड़ व्यवहार में उसी वर्ष के केवल रोकड़ व्यवहारों का रखा जाता है। आवक जावक दायित्व संपत्ति रोकड़ में हुई हो उन सभी का समावेश। गत वर्ष के आगे आने वाले रोकड़ संबंधी व्यवहार भी शामिल किए जाते हैं। जबकि मिश्र आधार जो होता है, इस पद्धति में व्यापारी आधार सुधारी पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति व्यापारिक आधार को रोकड़ आधार के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन नहीं है, परंतु कंपनियों द्वारा व्यावहारिक आधारों पर हिसाब लिखती है और हिसाबी मानक के अनुसार कंपनियां वार्षिक हिसाब व्यवहार के आधार पर करती है और उसे हम प्रमाण पत्र देते हैं। हिसाबी तैयार करने के सोपान, जो स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। हिसाब किस तरीके से, पहला होता है कि वाउचर, क्योंकि इतने सारे व्यवहार आते रहते तो उनका सबसे पहले लिखित वाउचर तैयार किया जाता है। उसके बाद व्यवहारों की पहचान की जाती है। पहचान की जाती है कि वो उधार हैं कि जमा हैं, रोकड़ हैं कि बिन रोकड़ हैं। फिर उनके ऊपर से रोजनामचे लिखे जाते हैं, सहायक बहियाँ तैयार की जाती हैं। फिर उनके पास से खाता बही खतौनी की जाती है और उसके बाद सकल तलपट और समायोजन, और उसके बाद कहीं जाके आपका वार्षिक हिसाब तैयार होता है, जहाँ पे 3 खाते तैयार किए जाते हैं: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये सभी चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए उनकी संपूर्णता हम जानकारी और संपूर्णता पहचान हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।